कभी सोचा है कि ये सरकारें, ये देश आखिर शुरू कैसे हुए? चलिए, आज हम समय में लगभग 3000 साल पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के उस दौर में, ये देखने के लिए कि कैसे पहले राज्य बने, राजा सत्ता में कैसे आए, और हाँ, कैसे लोकतंत्र के पहले बीज बोए गए। लेकिन इतने गहरे अतीत में जाने से पहले क्यों ना आज की एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करें। ये है शंकरन। एक सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके दादा दादी वोट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं और वे इसे लेकर बड़े उत्साहित थे। शंकरन ने जब पूछा कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात है, तो उसके दादाजी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हम आज अपने शासक खुद चुन सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो आज हमें बहुत सामान्य लगता है ना, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। आज से करीब 3000 साल पहले, जब कोई वोटिंग मशीन नहीं थी, कोई चुनाव नहीं थे, तब कोई राजा कैसे बनता था? आखिर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता क्या था? तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम पता लगाएंगे कि राजा असल में बने कैसे, उस वक्त का समाज कैसा था, कैसे छोटे छोटे इलाके शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल गए, और हम दो बहुत अलग तरह की सरकारों को भी देखेंगे। एक जो एक राजा से चलती थी, और दूसरी जो कई लोगों से मिलकर चलती। तो पहला पड़ाव, उस जमाने में राजा बनने के लिए चुनाव नहीं होते थे, बल्कि बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करके अपनी पहचान बनाई जाती थी। इनमें सबसे बड़ा था अश्वमेध यज्ञ, और ये सिर्फ एक पूजा पाठ से कहीं ज्यादा था। ये एक तरह का पॉलिटिकल पावर प्ले था। जरा सोचिए, एक राजा अपने सबसे अच्छे घोड़े को आजाद छोड़ देता है। अब अगर वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके से गुजरता है, तो उस राजा के पास दो ही रास्ते हैं। या तो घोड़े को रोककर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या फिर उसे जाने दो और पहले राजा की ताकत को मान लो। तो ये घोड़ा साल भर आज़ादी से घूमता था और राजा के सैनिक छुपकर उसकी रखवाली करते थे। जिन जिन राजाओं ने उसे नहीं रोका, वे असल में ये कह रहे थे कि हाँ, हम आपकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। फिर उन सभी को एक बड़े यज्ञ में बुलाया जाता था, जो ये साबित कर देता था कि मुख्य राजा ही सबसे शक्तिशाली है, मतलब बिना लड़े ही अपना साम्राज्य फैलाना। अच्छा, तो जब ये राजा अपनी ताकत बना रहे थे, तब समाज में क्या चल रहा था? उस समय समाज को वर्ण नाम की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली में बांटा जा रहा था। इस व्यवस्था ने समाज को मोटे तौर पे 4 ग्रुप्स में बांट दिया। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ाना और यज्ञ करवाना। फिर आते थे क्षत्रिय यानी राजा और योद्धा, जिनका काम था रक्षा करना। उसके बाद थे वैश्य, जिनमें किसान, व्यापारी और पशुपालक आते थे। और आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना माना गया था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर कोई इस सिस्टम से सहमत नहीं था। उस जमाने में भी इसका विरोध होता था। कुछ राजा मानते थे कि वो पुजारियों से भी ऊपर हैं। कई लोगों का तर्क था कि किसी का काम उसके जन्म से तय नहीं होना चाहिए, और बहुतों ने छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज भी उठाई। चलिए, अब बात करते हैं कि ये नए राज्य फिजिकली कैसे बड़े हुए, कैसे छोटी छोटी बस्तियां धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों में बदल गईं। तो देखिए, शुरुआत हुई जनपदों से। जनपद का मतलब है जहां लोगों ने अपने पैर रखे, यानी छोटे छोटे इलाके या राज्य। लेकिन वक्त के साथ कुछ जनपद दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए, और यही कहलाए महाजनपद, यानी महान राज्य। ये इस क्षेत्र की पहली सुपर पावर्स थी। ये महाजनपद पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। इनमें से हम खास तौर पर 2 पर ध्यान देंगे, मगध और वज्जी, क्योंकि इन दोनों ने सत्ता तक पहुंचने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए थे। और ये बदलाव कितना बड़ा था, वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ है शुरुआती बस्तियों में मिलने वाले साधारण मिट्टी के बर्तन, और दूसरी तरफ है कौशाम्बी जैसे शहर की विशाल मजबूत किले की दीवार। ये फर्क एक गांव और एक सुरक्षित राजधानी के बीच का है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े राज्य बना लेना एक बात है, लेकिन उन्हें चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इसके लिए जमीन के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए था। सोचिए, एक बड़े राज्य को चलाने का खर्चा कितना होता होगा। शहरों की सुरक्षा के लिए विशाल किले बनवाने पड़ते थे, एक परमानेंट सेना रखनी पड़ती थी, जिन्हें सैलरी भी देनी होती थी, और इस सब को संभालने के लिए ढेरों अधिकारी भी चाहिए होते थे। इन सब कामों के लिए पैसा लगता था। तो ये पैसा आता कहाँ से था? जवाब है टैक्स से। एक रेगुलर टैक्स सिस्टम शुरू किया गया। सबसे जरूरी टैक्स था फसलों पर, जिसे भाग कहते थे। ये कुल उपज का छठा हिस्सा होता था। अब सवाल यह है कि किसान इतना टैक्स दे कैसे पाते थे? खेती में 2 बड़े बदलावों ने इसे मुमकिन बनाया। एक था लोहे का हल, जिससे गहरी जुताई होती थी, और दूसरा था धान की रोपाई की तकनीक।
इन दोनों की वजह से पैदावार इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े शहरों और सेनाओं का पेट आसानी से भर जाता था। और ये हमें हमारे सबसे दिलचस्प हिस्से पर लाता है, क्योंकि उस जमाने में राज करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं था। सरकार के दो बिल्कुल अलग मॉडल उभर रहे थे। एक तरफ था मगध जैसा राजतंत्र, जहां एक ही ताकतवर राजा सब कुछ तय करता था। वहीं दूसरी तरफ था वज्जी जैसा गणतंत्र। वहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई शासक थे, जिन्हें राजा ही कहा जाता था। ये सब सभाओं में मिलते थे, बहस करते थे और फिर मिलकर फैसले लेते थे। कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का एक बहुत ही शुरुआती रूप था। हालांकि मगध अपने कुदरती फायदों की वजह से सबसे ताकतवर महाजनपद बन गया। वहां खेती के लिए उपजाऊ नदियां थीं, सेना के लिए जंगलों से हाथी मिल जाते थे और हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें थीं। इन सब ने उसे लगभग अजेय बना दिया। और यहीं पर हम आज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अनुष्ठान, जन्म का अधिकार, फौजी ताकत या फिर मिल बैठकर बहस करना, सत्ता तक पहुंचने के इन पुराने तरीकों में से कौन-कौन से आज भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं?